बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स का केस लार्जर बेंच आज बनाया गया था जो कि टूट गया, और इसके हवाले से मैंने अपने सुबह वाले वीलाग में, आज सुबह जो मैंने वीलाग बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये बेंच जो है ये टूट सकता है। और काजी फैज़ ईसा ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। तो इस तरह जो है उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने जो है समाअत का आगाज़ किया आज। तो समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं इनको, काजी फैज़ ईसा साहब को तो इसलिए ये चीफ जस्टिस ही हैं अब। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि अटारनी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को समाअत का अख्तियार आइन का आर्टिकल 175/2 175/2 देता है। मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। तो अब आपको यहाँ से आगे बताते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने 20 मिनट की एक लंबी चौड़ी तकरीर की, और तकरीर करने के बाद वो बेंच से उठकर चले गए। उन्होंने ये कहा कि मैं बेंच केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ है। ये बेंच गलत तश्कील दिया गया है, ये बेंच गैर कानूनी है। तो उन्होंने उसके लिए एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी तकरीर की है, वो आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। तज्जुब हुआ कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा। अब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन पूरी तकरीर उनकी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का अख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक कानून है। मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं। इससे पहले एक आज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184/3 में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद तज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। ये इशरत अली साहब जो हैं ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनको जो है हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया था फैज़ ईसा साहब ने। और बाद जो है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एक बेंच बनाकर उस जो है हुक्मनामे को रिवर्स कर दिया था। तो इशरत अली ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस किया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूँगा। जस्टिस फैज़ ईसा का कहना था कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। बताता हूं मैंने चैम्बर वर्क करने को तरजीह क्यों दी। कानून बना दिया गया बेंचेज की तश्कील से मुतल्लिक। मेरे पास ऑप्शन था कि हलफ की पासदारी करूं या बेंच में बैठूं। मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि हलफ की पासदारी ये थी कि मैं बेंच में ही ना बैठूं। अगर बेंच में बैठता तो मेरे हलफ की पासदारी होती। मतलब उनके हवाले से जो बेंच में बैठ रहे हैं वो हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हलफ की पासदारी के तहत मैं बेंच में नहीं बैठा। मुझसे चैम्बर वर्क के मुतल्लिक पूछा गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। ये नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की आपको बातें बता रहे हैं, जिन्हें 88 दिन पहले जो है चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। और उनका कहना था कि चामिगोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूँ कि सारी बात इस खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब ने यहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को लिखा कि नोट चीफ जस्टिस को जो लिखा वो अपने तमाम कुलीग को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में जवाब भी जमा करवाया। मुख्तसर ये कि काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। मतलब काजी फैज़ ईसा साहब ने जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की उसका लुबे लुबाब यही था कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि जो दरखास्तें मसूल हुई हैं इसमें चेयरमैन PTI की दरखास्त भी है।
काज लिस्ट में सबसे आखिर में आने वाली दरख्वास्त जो है वो सबसे पहले मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि जो सबसे एंड में दरख्वास्त आई है उसको काज लिस्ट में सबसे पहले मुकर्रर किया गया है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुने या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं बेंच से उठ रहा हूँ, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं अदालत को नहीं मानता। मतलब उन्होंने अदालत को मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये अदालत ही नहीं है, बेंच पर तो इतराज़ चलो बनता है, उन्होंने अदालत पर ही इतराज़ उठा दिया। उन्होंने अदालत को ही उन्होंने मुतराज़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि यह अदालत को ही मैं नहीं मानता। नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बारी आई। उनका कहना था कि मैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इत्तफाक करता हूँ, अगर हम 9 जजेस फैसला कर लेते हैं तो इस केस की अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते। एजाज एहसन के वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जब 25 करोड़ अवाम का कोई केस आएगा तो हम उसको देख लेंगे। दरख्वास्त गुजार एजाज एहसन का कहना था कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। इस पर काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि एजाज एहसन साहब, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करूँ आपकी दरख्वास्त पर। मतलब वो कह रहे थे कि अगर मैं आपकी दरख्वास्त पर समाअत करता हूँ तो ये मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। एजाज हसन ने कहा कि अपने घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, केस सुन लें। काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि आप बड़े कानूनदान और सीनियर हैं, आप कहते हैं कि मैं अपना हलफ तोड़ दूँ। एजाज हसन ने कहा कि आपका कहना दुरुस्त है लेकिन ये घर की मानद है। फैज़ ईसा साहब का कहना था कि एजाज हसन साहब ये घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ, मैं बेंच से उठ नहीं रहा, ये अदालत है ही नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता ये बेंच नहीं, उन्होंने कहा है कि हर बेंच गैर कानूनी है। मतलब अब ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद उस पर तो स्टे हो गया और स्टे अभी पेंडिंग है, उसकी समाअत जुलाई तक मुलतवी है। तो उस स्टे के होने से लेकर अब तक जो बेंच बन रहे हैं वो बेंच गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं और इनका हर फैसला रिवर्स होगा। जब काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो मेरी आज की बात आप लिख के रख लें कि जो आज उन्होंने ये बात की है कि हर बेंच गैर कानूनी है, तो जो हर बेंच अगर गैर कानूनी है तो उसका हर फैसला भी गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। और जब ये काजी फैज़ ईसा साहब बाकायदा हलफ उठाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो ये जो बेंचेस बन रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, इन सारे फैसलों को रिवर्स किया जाएगा। और वजह यही कि ये जो फैसले हैं ये जो है गैर आइनी और गैर कानूनी बेंच कर रहे हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चाहते हैं कि फैसले हक पर हों और अवाम के लिए हों। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहाँ मखलूक खुदा के लिए फैसले करते हैं, ये बेंच आइन के मुताबिक बनाया गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूँ। सारे लोग जो उठकर चले गए और बाद में चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच जो है तश्कील दे दिया। मतलब एतराज़ करने वाले जो 2 जजेस थे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, दोनों जज साहबान को जो है बेंच से अलग कर दिया गया है और रिमेनिंग जो जजेस हैं उनको जो है बेंच उन पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील दिया गया है। अब जस्टिस बंदियाल साहब को जो ताकत आइन और कानून ने दी है वो इस सब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब वो शायद जो है जो आज उनके साथ हुआ है कि उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया है और उसके साथ जो काजी फैज़ ईसा साहब ने जो कुछ किया है, तो अब मेरे ख्याल में वो 14 मई के वाले फैसले पर भी जो है कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि 14 मई वाला फैसला अभी तक उनका पेंडिंग है। अब 9 रुकनी बेंच के बारे में जो है जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि ये टूट सकता है और मुमकिन तौर पर यह था कि अगर ये बेंच फैसला सुनता तो फैसला 5-4 से आना था। 5 जो है मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ होते, 4 उसके हक में होते। तो साफ ज़ाहिर है जब 5 मेजॉरिटी जिस तरफ जाती है तो फैसला उसी तरफ जाता। तो काजी फैज़ ईसा साहब को भी यही लग रहा था कि मैं चाह कर भी जो है मिलिट्री कोर्ट को डिफेंड नहीं कर सकता, तो शायद इसलिए वो बेंच से अलग हो गए। अब देखना ये है कि ये बेंच जो है आज समाअत फिलहाल मुलतवी हो गई। अब देखना ये है कि ये बेंच क्या करता है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।